Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. I am Muhammad Ishtiaq, your biology lecturer from Hadaf Group of College. जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में आस्मो रेगुलेशन पढ़ेंगे, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो आस्मो रेगुलेशन के मुतालिक है, क्योंकि हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि होम्योस्टेसिस के 3 मेन टाइप्स है, आस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो हम आज उसका फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है आस्मो रेगुलेशन। आस्मो मीन्स वाटर एंड सल्यूट, रेगुलेशन मीन्स टू रेगुलेट। डिफाइन हम किस तरह करेंगे? इट इज अ टाइप ऑफ होम्योस्टेसिस। मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये क्या है, होम्योस्टेसिस का एक टाइप है इन विच वाटर एंड सल्यूट कंसंट्रेशन is maintained या regulate in the cell and in the intracellular fluids। एक तो सेल में और जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है उसमें हमने क्या करना होता है, वाटर और सल्यूट कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनिमल हेल्थ। वाटर कंसंट्रेशन मेंटेन करना एनिमल्स हेल्थ के लिए ज़रूरी क्यों है? जिस तरह आप सब लोगों को पता है कि एनिमल बॉडी अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ वाटर से बनी है, लेकिन सेल टू सेल ये वेरी करता है। ये अमाउंट बाज़ जगह पे 70 to 80 लेक 90 भी आ सकता है। जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन हैं, all the biochemical reaction occur inside water in the cell। सेल के अंदर वाटर मौजूद है और जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन है, आपको पता है कि वाटर को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्यूट इसमें हल हो सकते हैं, और अगर ये वाटर कंसंट्रेशन नॉर्मल ना हो हमारे बॉडी में और जब बायोकेमिकल रिएक्शन इफेक्ट होगे तो उसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगा, तो अल्टीमेटली हमारे बॉडी की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो इफेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ साथ सल्यूट कंसंट्रेशन भी वाटर को बैलेंस रखने के लिए लाजमी है, ज़रूरी है। अब अगर हम देखें कि हमारे पास एनिमल्स कितने टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आस्मो रेगुलेशन, 2 टाइप के हैं, आस्मो रेगुलेटर्स एंड आस्मो कन्फर्मर। आस्मो रेगुलेटर जिस तरह नाम से जाहिर है, आस्मो रेगुलेटर वाटर एंड सल्यूट को रेगुलेट करने वाले, और आस्मो कन्फर्मर जिसमें वाटर और सल्यूट की रेगुलेट करने की ज़रूरत न हो, उसकी बॉडी ऑलरेडी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ सिमिलर या इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एंड सल्यूट कंसंट्रेशन रखती है। तो आस्मो रेगुलेटर में हमारे पास कौन से एनिमल्स आते हैं? जितने भी लैंड एनिमल्स हैं और मोस्टली जो मेरीन वर्टिब्रेट्स है वो आस्मो रेगुलेटर में आते हैं, और जो आस्मो कन्फर्मर है सम एक्वेटिक मेरीन एनिमल्स इसमें आते हैं। अब अगर हम देखें, बॉडी सल्यूट कंसंट्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आस्मो रेगुलेटर एनिमल्स में क्या होता है, जो बॉडी के अंदर उसकी सल्यूट कंसंट्रेशन होती है या फ्लूइड होती है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। वो तो क्या करते हैं, तो रेगुलेटर है, अपने बॉडी के सल्यूट और वाटर कंसंट्रेशन को रेगुलेट करेंगे, मेंटेन करेंगे। तो इसके लिए उसने क्या करना है, यूज एनर्जी टू कीप बैलेंस ऑफ वाटर। एनर्जी यूज करेंगे ताकि उसके अंदर वाटर बैलेंस मेंटेन हो सके। एंड दूसरा क्या, साल्ट्स वाटर और साल्ट को मेंटेन करने के लिए वो क्या करेंगे, एनर्जी यूज करेंगे, और ये एनर्जी उसकी बॉडी में होती है, मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होती है। फिर अगर वो फ्रेश वाटर एनिमल्स है तो एक्सक्रीट वाटर टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट, क्योंकि फ्रेश वाटर में साल्ट की कमी होती है, तो उसकी बॉडी में तो ज्यादा वाटर आता है, तो ज्यादा वाटर रिमूव करेगा और साल्ट्स को कंजर्व करेगा। और ऐसे एनिमल्स जो फ्रेश वाटर होते हैं
वो कौन सी यूरिन खारिज करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे? और डाइल्यूटेड यूरिन। डाइल्यूटेड यूरिन का मतलब जिसमें वाटर की अमाउंट ज्यादा हो। नेक्स्ट हमारे पास एक्सक्रीट साल्ट्स इन मेरीन वाटर। अगर वो मेरीन वाटर एनिमल्स है तो साल्ट एक्सक्रीट करेगा। क्यों साल्ट एक्सक्रीट करेगा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेरीन एनवायरनमेंट में क्या होता है, साल्ट की मिकदार ज्यादा होती है आउटसाइड एनवायरनमेंट में। तो और ये भी याद रखें सीक्वेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरीन एनवायरनमेंट में या जो मेरीन वाटर है उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन कितनी होती है? 3.2%। कितनी? 3.2%। तो ये साल्ट क्या करेगा? एक्सक्रीट करेगा। तो जब साल्ट एक्सक्रीट करेगा किस तरह? डिफरेंट एडाप्टेशन है उसमें, और खास करो कौन सी यूरिन खारिज करेगा? कंसंट्रेटेड यूरिन, जिसमें वाटर की कमी हो और साल्ट्स की ज्यादती हो। आते हैं हम आस्मो कन्फार्मर पे। आस्मो कन्फार्मर बॉडी सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो इनसाइड बॉडी सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो क्या है? इक्वल है टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। नो नीड ऑफ गेन और लॉस ऑफ वाटर। उसको कोई जरूरत नहीं होती कि वो एनर्जी यूज करे साल्ट और वाटर की बैलेंस मेंटेन करे, क्योंकि जितना उसके बॉडी के अंदर सॉल्यूट और वाटर होता है मिकदार, उतना आउटसाइड एनवायरनमेंट में भी होता है। एनिमल बॉडी फ्लूइड आर केप्ट आइसोटोनिक। तो इससे इसको क्या कहते हैं? आइसोटोनिक एनवायरनमेंट, क्योंकि बाहर और अंदर दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पे आइसोटोनिक वर्ड से हमने ये दो और टर्मिनोलॉजीज भी सीखना है। एक को कहते हैं हाइपरटोनिक, एक को कहते हैं हाइपोटोनिक, और एक को कहते हैं आइसोटोनिक। सिंपल सी एग्जांपल है, हमारे पास एक मीडियम है, उसमें हमने सेल रख दिया। अब वो मीडियम अगर क्या है? हाइपरटोनिक। हम किसे कहेंगे? हाइपरटोनिक इसको कहेंगे कि सेल के अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो एज कंपेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो ये हाइपरटोनिक होगा। अब हाइपोटोनिक किसे कहेंगे? अगर सेल के अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम हो एज कंपेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो इसको हम हाइपोटोनिक सेल कहेंगे। और आइसोटोनिक किसे कहते हैं? आइसोटोनिक उसको कहते हैं जिसमें सेल के अंदर और उसके बाहर जो मीडियम है उसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेम हो, फिर इसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोनिक मीडियम या आइसोटोनिक सेल। तो हमने दो पढ़े, आस्मो रेगुलेटर और आस्मो कन्फर्मर। मैंने स्टार्ट में भी ये कहा कि ये रेगुलेट करते हैं वाटर और सॉल्यूट कंसंट्रेशन को। इसको रेगुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर और बाहर दोनों एनवायरनमेंट सेम होते हैं, जबकि इसके अंदर और बाहर एनवायरनमेंट सेम नहीं होते। इस वजह से इसने रेगुलेट करना होता है और उसके लिए उसने एनर्जी यूज करनी होती है। इज इट क्लियर? नो हम पढ़ते हैं आस्मो रेगुलेशन इन एनिमल इन डिफरेंट एनवायरनमेंट या आस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। मुख्तलिफ एनिमल्स में मुख्तलिफ एनवायरनमेंट हैबिटेट होता है, तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ आस्मो रेगुलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में। फर्स्ट वन इज नोन एज फ्रेश वाटर एनिमल्स and the second one is known as marine water animals. फ्रेश वाटर एनिमल उसको कहते हैं जिसमें वाटर में सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम हो, और मेरीन वाटर उस मीडियम को कहते हैं, उस वाटर को कहते हैं जिसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा हो। जिस तरह आप लोग पढ़ते हैं फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर। फ्रेश वाटर जो हमारे पास अंडरग्राउंड से वाटर आता है फ्रेश, ये झील में जो झीलों में होता है, जो हमारे पास पॉन्ड्स है, ये सारे फ्रेश वाटर है। मेरीन जो बड़े बड़े सी है, समंदर है, बड़े बड़े बहरुलकाल है, वो सारे क्या है? मेरीन है। तो यहाँ पे भी हम एनिमल्स को फ्रेश वाटर एनिमल और मेरीन वाटर एनिमल्स में डिवाइड करते हैं। तो फ्रेश वाटर एनिमल में क्या होता है? वाटर यहाँ पे मैक्सिमम होता है, जबकि साल्ट मिनिमम होता है। ऐसे एनवायरनमेंट में मीडियम में वाटर मैक्सिमम है, जबकि साल्ट क्या होता है?
मिनिमम होता है। ऐसे मीडियम को हम क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक मीडियम। इस तरह पहले भी मैंने कहा कि हाइपोटोनिक मीडियम, वाटर मैक्सिमम एंड साल्ट मिनिमम। तो प्रॉब्लम क्या होता है ऐसे एनिमल्स को? जहां पे वाटर की फरावानी हो और साल्ट्स की कमी हो। तो ऐसे एनिमल्स को प्रॉब्लम क्या होता है? हाइड्रेशन का। हाइड्रेशन किसे कहते हैं? स्वेलिंग अप। जब बाहर वाटर बहुत ज्यादा हो तो वाटर इनसाइड बॉडी चली जाती है सेल, तो उसकी वजह से सेल स्वेल अप हो जाता है। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? हाइड्रेशन। जिस तरह मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, कोई इंसान अगर वाटर में डूब जाए तो वो बहुत कोशिश करता है, अगर उसे स्विमिंग ना आती हो तो आखिर में क्या हो जाता है? वो डूब जाता है। जब डूब जाता है, जब तक उसमें सांस होती है वो डूबता है, जब वो मर जाता है तो वो पानी के सतह के ऊपर आ जाता है और वो फूला हुआ होता है, बहुत ज्यादा वाटर उसके अंदर गया होता है, स्वेल हुआ होता है हाइड्रेशन की वजह से। इसी तरह इन फ्रेश वाटर एनिमल्स को भी प्रॉब्लम किससे होती है? हाइड्रेशन। जिस तरह आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक फ्रेश वाटर फिश है। ये क्या करता है? अगर आप देखें, ड्रिंक लिटिल वाटर। ये पानी क्यों कम पिएगा? क्योंकि उसमें साल्ट की मिकदार कम है। अगर वो ज्यादा पानी पिएगा तो वो ज्यादा यूरिन सिक्रीट करेगा, जिसकी वजह से साल्ट की कमी आएगी बॉडी में। तो सबसे पहले ड्रिंक लिटिल वाटर। यहाँ पे उसके गिल्स होते हैं, एक्टिवली टेक्स अप आयन थ्रू गिल्स। बाहर से क्या करेंगे? एक्टिवली यहाँ पे स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिसको कहते हैं आयोनोसाइट्स। क्या कहते हैं? आयोनोसाइट्स। आयोनोसाइट्स स्पेसिफिक साल्ट सेल्स होते हैं जो कि फिशेस के गिल्स में होते हैं और साथ में एम्फीबियन के स्किन में पाए जाते हैं। इसके जरिए ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है किसको? आयंस को टू बॉडी। एक्टिवली ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? बाहर एनवायरनमेंट में तो क्या है? सॉल्यूट की मिकदार कम है, अंदर ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसको कंजर्व करना पड़ता है, उसको स्टोर करना पड़ता है। तो एनर्जी लगा के इन आयोनोसाइट सेल के जरिए बॉडी में एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं आयंस को। तो ये भी याद रखें एमसीक्यूज के लिए कि आयोनोसाइट्स कहाँ पे होते हैं? स्किन ऑफ एम्फीबियंस एंड गिल्स ऑफ फिशेस। अब नेक्स्ट नंबर थर्ड, ऑब्जर्व वाटर थ्रू स्किन। स्किन के जरिए ये वाटर ऑब्जर्व करते हैं। और नंबर 4 अगर आप देखें, एक्सक्रीट डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट यूरिन मैंने क्यों लिखा है? आप लोगों को पता है कि बाहर एनवायरनमेंट में वाटर की मिकदार ज्यादा है, सॉल्यूट की कम है। तो ये एक्सेस अमाउंट से अपने आप को किस तरह बचाएगा? क्योंकि इसको प्रॉब्लम होती है हाइड्रेशन से, ज्यादा वाटर, पैसिवली वाटर उसके बॉडी के अंदर जाता है। तो इस वजह से वो ऐसे यूरिन एक्सक्रीट करेंगे जिसमें वाटर बहुत ज्यादा हो, साल्ट की मिकदार कम हो। ऐसे यूरिन को कहते हैं डाइल्यूट यूरिन। क्या कहते हैं? डाइल्यूट यूरिन। अब एडाप्टेशन में डाइल्यूट यूरिन प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए उसको एडाप्टेशन करते हैं। एडाप्टेशन में एडजस्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एनवायरनमेंट। तो एडाप्टेशन में डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रीट करेगा, साल्टी फूड खाएगा। क्या? साल्टी फूड खाएगा जिसमें साल्ट्स हो, और आयोनोसाइट्स जो गिल्स में मैंने आपको बता दिया। अब ये हो गया हमारे पास फ्रेश वाटर एनिमल्स। अब जाते हैं मेरीन वाटर एनिमल्स में। मेरीन वाटर एनिमल्स में वाटर मिनिमम, वाटर की मिकदार क्या है? कम है, और साल्ट की मिकदार ज्यादा होती है। जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि मेरीन वाटर में अप्रॉक्सीमेटली 3.2% साल्ट्स होते हैं। तो इस मीडियम को हम क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक मीडियम। हाइपर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा मीडियम। तो ऐसे में क्या करेंगे? ये हमारे पास फिश है, ड्रिंक एम्पल वाटर, बहुत ज्यादा वाटर अंदर बॉडी में लेके जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एक्सक्रीट वाटर थ्रू गिल्स। गिल्स के जरिए वाटर एक्सक्रीट करेगा, और लॉस वाटर थ्रू स्किन। एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर उसने पिया है, वाटर को बाहर खारिज करेगा। और 4 एक्सक्रीट कंसंट्रेटेड यूरिन। अब उसके बॉडी के अंदर तो सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा है,
तो क्या करेगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिन को एक्सक्रीट करेगा। क्या करेगा, एक्सक्रीट करेगा, ताकि सॉल्यूट से छुटकारा पाए वो। अब प्रॉब्लम उसमें क्या आता है, डिहाइड्रेशन, वाटर की कमी आती है। वाटर की कमी आती है, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन वाटर ज्यादा आना, डिहाइड्रेशन वाटर की कमी होना बॉडी में। तो ये क्या करेगा, एक्सेसिव साल्ट्स को क्या करेगा, एक्सक्रीट करेगा। मतलब क्या, एक प्रॉब्लम तो डिहाइड्रेशन है, दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा, एक्सेसिव साल्ट। चूंकि वो किस एनवायरनमेंट में है, हाइपोटोनिक में, तो उसको उसके बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ साल्ट्स भी होंगे। जिससे छुटकारा पाने के लिए एक तो उसने क्या करना है, कंसंट्रेटेड यूरिन रिलीज करना है, एक्सक्रीट करना है। दूसरा एडाप्टेशन क्या है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं। एडाप्टेशन, अब मेरीन एनवायरनमेंट में जो एनिमल्स रहते हैं उसमें एडाप्टेशन किस तरह होगा, सोडियम क्लोरीन एंड पोटेशियम ये रिमूव करेंगे अक्रॉस गिल एपिथेलियम। ये क्या करेंगे, रिमूव करेंगे इन सोडियम क्लोरीन और पोटेशियम, ये क्या है, साल्ट से, सॉल्यूट से, ये गिल एपिथेलियम के थ्रू क्या करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे। मैग्नीशियम और कैल्शियम +2 है, इसको हम डाइवेलेंट मॉलिक्यूल भी कहते हैं या डाइवेलेंट साल्ट भी कहते हैं केमिस्ट्री में, आर एक्सक्रीटेड बाय किडनी। ये किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होंगे, किस सूरत में, यूरिन की सूरत में, कंसंट्रेटेड यूरिन होगा, ठीक है। रेक्टल ग्लैंड्स एक और एडाप्टेशन है, इसके रेक्टम के वॉल्स के साथ एक ग्लैंड होती है जिसको रेक्टल ग्लैंड्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, रिमूव साल्ट्स इनटू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। आपको पता है कि रेक्टम इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, वो क्या करते हैं, ये ग्लैंड ये साल्ट को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या कर देते हैं, रिमूव, विच आर देन एलिमिनेटेड थ्रू इजेशन। जो एलिमिनेट हो जाते हैं फिर किसके थ्रू, इजेशन। इजेशन मींस जब हम कोई चीज बाहर खारिज करते इन द फॉर्म ऑफ फीसेस, इन द फॉर्म ऑफ फीसेस, तो इजेशन के थ्रू वो एक्सेस अमाउंट ऑफ साल्ट्स को रिमूव करते हैं। ये रेक्टल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें, ये जो हमारे पास मेरीन एनिमल्स है इसमें पाई जाती है। और इसका बेसिक फंक्शन क्या है कि जितने भी साल्ट्स होते हैं उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रिमूव कर देते हैं, वहां से एलिमिनेट होते हैं इजेशन के थ्रू। अब आ जाए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की तरफ। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को सिंपली हम लैंड एनिमल्स भी कहते हैं, जिस तरह हम हैं, हम एनिमल्स है, लैंड एनिमल्स है। इसका दूसरा नाम क्या है, लैंड एनिमल्स। इनको एक ही प्रॉब्लम होती है, किस चीज की, डिहाइड्रेशन, क्योंकि हम तो पानी में नहीं रहते, तो हमें किस चीज का प्रॉब्लम होगा, डिहाइड्रेशन, वाटर की कमी की। तो हमारे पास इसमें आर्थ्रोपोड्स आते हैं। आर्थ्रोपोड्स अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है एनिमल डाइवर्सिटी में, आर्थ्रोपोड्स जायंटेड लेग्स रखने वाले, तो इसके बॉडी पे काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होती है। क्या होती है, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। और वर्टिब्रेट्स जिसमें हम आते हैं उसमें क्या होता है, डेट केराटिनाइज स्किन। जिस तरह हमारी स्किन है केराटिन प्रोटीन से बनी है, डेट केराटिनाइज स्किन। ये क्या करते हैं, ये दोनों सक्सेसफुल ग्रुप ऑन लैंड है। एमंग इनवर्टिब्रेट्स क्या है, आर्थ्रोपोड्स है, और वर्टिब्रेट्स में क्या है, बर्ड्स, रिप्टाइल्स और मैमल। बर्ड्स, रिप्टाइल और मैमल, ये तीनों वर्टिब्रेट्स है और ये सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड एनिमल्स है। और इनवर्टिब्रेट्स में कौन आता है, आर्थ्रोपोड्स आते हैं। तो इन दोनों में एडाप्टेशन किस तरह हुई कि इसमें काइटिनियस एक्सोस्केलेटन है और इसमें डेट केराटिनाइज स्किन है। तो ये क्या करते हैं, रिड्यूस वाटर लॉस बाय देयर बॉडीज। इन दोनों का फंक्शन ये है कि ये वाटर लॉस प्रिवेंट करता है, रुकता है बॉडी से। इस तरह ये फिर डिहाइड्रेशन से बच जाते हैं। आते हैं डिजर्ट एनिमल्स। डिजर्ट एनिमल्स कौन होते हैं, जो डिजर्ट में रहते हैं, जो सहराओं में होते हैं। इसकी बहुत जबरदस्त एग्जांपल क्या है, कैंगरो रैट।
कैंगरू रेट एक स्मॉल माउस है, सहराओं में रहते हैं। इसने एडाप्टेशन किस, क्योंकि सहरा में तो वाटर होता ही नहीं है, इस वजह से आईसीआर ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, कैंगरू रेट के लिए हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है एनहाइड्रोबायोसिस। एन मीन्स विदाउट, एन मीन्स विदाउट, हाइड्रो मीन्स वाटर, बायोसिस मीन्स लाइफ, लाइफ विदाउट वाटर। अब आप लोग कहेंगे कि जिंदगी वाटर के बगैर किस तरह मुमकिन है? अगर कोई ऑर्गेनिज्म पानी ना पिए तो किस तरह जिंदा रह सकता है? तो इसने एडाप्टेशन किस तरह की है? एक तो इसने मेटाबॉलिक एडाप्टेशन किया है और सेकंड इसने बिहेवियरल एडाप्टेशन किया है। मेटाबॉलिक एडाप्टेशन का मतलब क्या है कि ये सीड्स खाते हैं। सीड्स का मतलब क्या है? सीड्स में लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। वो जब वो यूज कर लेते हैं तो उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, ब्रेकडाउन होती है। जब वो ब्रेकडाउन कर लेते हैं उसके, तो उससे क्या निकलता है? C6H12O6 प्लस O2, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, तो H2O बन जाता है एज बाई प्रोडक्ट और उस H2O को यूटिलाइज करता है तमाम फंक्शंस के लिए। 90% वाटर वो एस से मेंटेन करता है। दूसरा काम क्या करता है? ताकि उसकी बॉडी से क्या ना हो जाए, इवापोरेशन ना हो जाए, वाटर स्किन के थ्रू बाहर न चला जाए, इसको रोकने के लिए उसने एक बिहेवियरल एडाप्टेशन अडॉप्ट किया है जिसको कहते हैं नक्टर्नल। नक्टर्नल एनिमल्स आर दोज एनिमल्स व्हिच डू देयर एक्टिविटी ड्यूरिंग नाइट टाइम। नक्टर्नल एनिमल कैंगरू रेट इस वजह से है कि वो रात के वक्त निकलते, दिन में सूरज में नहीं निकलते, क्योंकि सूरज की रेस जब उसकी बॉडी पे पड़ेगी तो हीटअप होगा, जिसकी वजह से स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी और उसकी बॉडी में ऑलरेडी वाटर की डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से वो ज्यादातर रात के वक्त ही अराइज होते हैं, दिन के वक्त नहीं होते। नक्टर्नल एनिमल उसको कहते हैं जो रात के वक्त अपनी एक्टिविटी करते हैं, डायर्नल उसको कहते हैं जो दिन के वक्त करते हैं, और क्रीपस्कुलर उसको कहते हैं जो डॉन एंड डस्ट के वक्त, सूरज जब गुरूब होता है उस टाइम और जब निकलता है उस टाइम वो अपने काम करे, उसको क्रीपस्कुलर एनिमल्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने ऑस्मोरेगुलेशन को कंप्लीट पढ़ा। ऑस्मोरेगुलेशन में हमने इसकी डिफिनीशन की कि वाटर और सॉल्यूट किस तरह रेगुलेट की जाती है। फिर इसमें दो टाइप्स पढ़े, वाटर की इंपॉर्टेंस पढ़ी, फिर हमने ऑस्मो रेगुलेटर्स और ऑस्मो कन्फर्मर में फ़र्क वाज़ेह किया कि रेगुलेटर कौन होते हैं जो वाटर और सॉल्यूट को रेगुलेट करें, और कन्फर्मर क्या होते हैं जो रेगुलेट न करे, क्योंकि आउटसाइड और इनसाइड वाटर एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेम होता है। फिर हमने उसके बाद डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट एनिमल्स की ऑस्मोरेगुलरिटी पढ़ी, जिसमें फ्रेश वाटर एनिमल्स आ गया और साथ में मेरीन एनिमल्स आ गए, और फिर फ्रेश वाटर में हमने उसके प्रॉब्लम पढ़े और फिर उसकी एडाप्टेशन, और इसी तरह मेरीन एनवायरनमेंट में भी प्रॉब्लम पड़े और एडाप्टेशन, और लास्ट में हमने फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जिसमें आर्थ्रोपोड्स इन्वर्टिब्रेट का जिक्र हो गया, और थर्ड सेकंड वन क्या हमने पढ़ा, उसमें वर्टिब्रेट्स में रिप्टाइल्स, बर्ड्स और मेमल्स पढ़े, फिर उसकी एडाप्टेशन पढ़ी, और साथ में कैंगरू रेट। और कैंगरू रेट ये इंपॉर्टेंट है, एनहाइड्रोबायोसिस फिनोमेना कहाँ पे है? कैंगरू रेट में, जो डिजर्ट एनिमल है। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे वो है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहे, अपने बुक में उसको चेक करें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम जब एक्सक्रीशन डिस्कस करें तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोग अपना ख़ास ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।